हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर अर्थशास्त्र का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट डाल चुके हैं और आज हमारा ये चौथा पार्ट है। इस पार्ट के अंतर्गत हम आपको ये बताएंगे एक नया टॉपिक। ये चैप्टर तीसरा है अर्थशास्त्र फर्स्ट पेपर का। इस टॉपिक का नाम है अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स को अध्ययन करने के लिए, अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए किन विधियों को अपनाया जाए। तो मूलतः अर्थशास्त्र के अध्ययन की 2 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि का नाम है निगमन विधि और दूसरी विधि का नाम है आगमन विधि। इससे एक प्रश्न जरूर बनता है पेपर में निगमन विधि और आगमन विधि को लेकर, और इन्हीं दोनों विधियों को हमें इसमें पढ़ना है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियां में केवल इन्हीं 2 विधि को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि ये निगमन विधि और आगमन विधि क्या है। पहले हम बात करते हैं निगमन विधि की। निगमन विधि को हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं इंग्लिश में। निगमन विधि को इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। इसे अनुमान विधि भी कहते हैं। इसमें हम एक परिभाषा, सामान्य नियम या सूत्र को सत्य मान लेते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों या समस्याओं में लागू करते हैं। इसमें सत्य की खोज में अनुमान या कल्पना का सहारा लिया जाता है, अर्थात किसी सिद्धांत या किसी सूत्र को हम लिख देते हैं और उसे सत्य मानते हैं। फिर उसको जानने के लिए और उसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए हम अनुमान, खोज विधि या कल्पना का सहारा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अर्थशास्त्र का ही एक सूत्र मान लें, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, और आगे भी एक चैप्टर में ये आएगा तो उसमें और डिटेल से हम बताएंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम क्या है। इसको भी जैसे अगर हम निगमन विधि से समझाना चाहें तो हमने ये देखा है कि इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक ही वस्तु की कई इकाइयों का उपभोग करता है तो उसे हर अगली इकाई से घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। हालांकि ये केवल एक अनुमान है, लेकिन जब इसे किसी व्यक्ति विशेष पर लागू किया जाए तो इसमें सार्वभौमिक सत्ता को पाया गया। निगमन विधि में जैसे मान लीजिए कि हमने ये पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि गति का प्रथम समीकरण देखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, और कहा जाए कि इसको निगमन विधि से प्रूव कीजिए। तो पहले हम अनुमान लगाएंगे कि v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और a त्वरण है, t क्या है, समय। तो अंतिम वेग का जो सूत्र है u प्लस ए टी, तो इसमें देखेंगे कि प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण और समय का गुणनफल दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमको अंतिम वेग v मिल जाता है। तो ये है निगमन कि किसी सिद्धांत को दर्शाने के लिए, किसी सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम अपने अनुभव और खोज को आधार मानते हैं। जैसे ये देखिए, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार इन्होंने कहा है कि वास्तविक संसार अत्यंत जटिल है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक घटना के परिणामों को सरलता से समझना भी कठिन है। हम सरल एवं शीघ्र समझने योग्य आर्थिक प्रणाली को स्वीकारना चाहते हैं। तो उसको सरल समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सरल प्रणालियों में अंतर्निहित संबंधों का पता लगाते हैं और धीरे धीरे कठिन मान्यताओं का समावेश करते हुए वास्तविकता तक पहुंच जाते हैं। अर्थात जटिल आर्थिक क्रियाओं में कुछ मान्यताओं का समावेश करके सत्यता के निकट तक पहुंचते हैं। इसी विधि को निगमन विधि कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि निगमन विधि में विभिन्न प्रयोग एवं उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम की सत्यता को सिद्ध किया जाता है। इसमें तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे अपने अनुभव, खोज,
उदाहरणों के माध्यम से हम एक विशिष्ट सिद्धांत, विशिष्ट सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इसके कुछ नियम हैं, जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर चलना। जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, मूर्त का मतलब जो चीज़ें स्पष्टता हमको दिखाई देती हैं, और फिर जो नहीं दिखाई देती हैं उसको हम सिद्ध करते हैं। दूसरा, जैसे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो चीज़ें प्रत्यक्ष हैं उसके माध्यम से हम अप्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। तीसरा है, जैसे मान लीजिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल पहले जो बड़ी वस्तुएं हैं उसके माध्यम से हम सूक्ष्मता की ओर चलते हैं और स्पष्ट करते हैं कि क्या है ये सिद्धांत, क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब निगमन विधि में कुछ दोष भी हैं। दोष ये है, जैसे इसमें अपने निजी प्रयत्नों द्वारा ज्ञान को खोजने का कोई अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि जो सिद्धांत हैं, जो सूत्र बने हैं वो पहले से बने हैं, हमें बस उसी पर एनालिसिस करना है और ये देखना है कि किस प्रकार हम इसको सिद्ध करें। इसमें हम अपना कोई समझ नहीं लगा सकते, इसमें हम खुद कोई प्रयास नहीं कर सकते। जो सिद्धांत हमको दे दिया गया है, जो सूत्र दे दिया गया है, बस उसी को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा दोष इसमें यह है कि समय समय पर मूल प्रकृति बदलती रहती है, लेकिन जो मुख्य परिणाम है, जो मुख्य सिद्धांत है, वो नहीं बदलता है। ये एक इसका दूसरा दोष है। इसके बाद अर्थशास्त्र को अध्ययन करने की एक दूसरी विधि आती है, आगमन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इसकी खोज सबसे पहले अरस्तु ने की थी। यह निगमन विधि का ठीक उल्टा होता है। जैसे निगमन विधि में जो तर्क का क्रम था उस सामान्य से विशिष्ट की ओर था, लेकिन इसमें जो तर्क का क्रम है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसमें अवलोकनों का प्रयोग करके आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और फिर इन आंकड़ों का विश्लेषण करके आर्थिक नियम या आर्थिक सिद्धांत बनाए जाते हैं। इसी आधार पर अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांत बनाए हैं, जैसे मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, उत्पादन का नियम इत्यादि। अगर हम ये सोचें कि मांग का सिद्धांत क्या है, तो मांग के सिद्धांत के अंतर्गत जैसे मान लीजिए हम मनोवैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करें तो इसका पर्यायवाची है आवश्यकता। मांग का मतलब आवश्यकता। लेकिन इकोनॉमिकल की दृष्टि से देखें, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें, तो हम वस्तुओं के मूल्य से भी मांग को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में आलू के ही रेट को लें तो जो लाल वाला आलू है वो 12 रुपये में है और जो सफ़ेद वाला आलू है 10 रुपये में है। दोनों का उत्पादन समान है, लेकिन लाल वाले आलू का रेट ज़्यादा होने के कारण इसकी मांग कम हो जाती है क्योंकि महंगा है, और सफ़ेद वाले आलू का रेट 10 रुपये में होने के कारण इसकी मांग बढ़ जाती है क्योंकि ये सस्ता है। तो इस प्रकार यदि किसी वस्तु का रेट बढ़ता है, उसका मूल्य बढ़ता है, तो उसकी मांग कम हो जाती है, और मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम है। दूसरा है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम का मतलब ये होता है कि जैसे कोई विक्रेता बाजार में किसी वस्तु को किसी निश्चित रेट पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्ति का नियम, अर्थात वो पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। अब हम देखते हैं निगमन प्रणाली के गुण। जो हमने इससे पहले निगमन प्रणाली पढ़ा था, निगमन विधि पढ़ा था, उसके कुछ गुण भी हैं। जैसे पहला गुण तो ये है कि निगमन प्रणाली अत्यंत सरल है। इस प्रणाली का प्रयोग एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि इसमें सिद्धांत हमें मिल जाते हैं, सूत्र हमें मिल जाते हैं। बस अपने अनुभवों से, अपने खोज से, अपने तर्कों से उस सिद्धांत तक हमें पहुंचना होता है। तो ये आसान है, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी धीरे धीरे कर सकता है, क्योंकि यदि लक्ष्य हमको क्लियरली पता है तो उसको हम ढूंढते हैं, अनुभव के द्वारा खोजने का प्रयास करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्य ही पता ना हो तो फिर हमें ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता होती है। दूसरा ये है कि इस प्रणाली द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं।
इसमें जो निष्कर्ष हम निकालते हैं वो निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। तीसरा यह है कि इस प्रणाली द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे सर्वव्यापक एवं सर्वकालीन होते हैं। तो इस प्रकार ये निगमन प्रणाली के गुण हुए। अब हम देखते हैं आगमन प्रणाली के गुण। आगमन प्रणाली के भी कुछ गुण हैं। जैसे पहला गुण है, इस प्रणाली में सत्यता की जांच करना संभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगमन प्रणाली में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। जब किसी सिद्धांत को हम ये समझेंगे, ये सोचेंगे कि ये सही है या नहीं, अपने अनुभव और अपने खोज के अनुसार उसकी सत्यता का पता लगाएंगे, तो इस प्रणाली में हमें सत्यता की जांच करना संभव हो पाता है और जानते हैं कि ये सिद्धांत सही है या नहीं। दूसरा यह है कि आगमन प्रणाली वास्तविकता से अधिक निकट होती है, क्योंकि इसमें जो वास्तविकता है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। तीसरा यह है कि यह प्रायोगिक विश्लेषण पर आधारित है, क्योंकि इसमें जब सामान्यीकरण की ओर हम बढ़ते हैं तो एक तरीके से प्रायोगिक विश्लेषण हो गया। एक एक पॉइंट को हम निर्देशित करते हुए चलते हैं और उसे समझते हैं कि ये वास्तव में सही है या नहीं। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र को अध्ययन करने के लिए, इकोनॉमिक्स स्टडी के लिए हमने दो विधियों को देखा, निगमन एवं आगमन विधि। निगमन प्रणाली में हम किसी सूत्र या सिद्धांत को सत्य मान लेते हैं, फिर हम अपने अनुभव, कल्पना, तर्क के आधार पर उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात हमारा लक्ष्य केवल उसी सिद्धांत पर होता है। परंतु आगमन में क्या होता था, सिद्धांत में हम सत्यता ढूंढते हैं कि ये सिद्धांत कितना सही है। इसमें हम अपने अनुभव और तर्क का प्रयोग करते हैं। दोनों में यही अंतर, उसमें सिद्धांत पहले से क्लियर होता है, इसमें सिद्धांत में हम सत्यता ढूंढते हैं। दोनों में ये अंतर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए दोनों नियम जरूरी हैं। इसलिए एक मुख्य हेडिंग बनती है, निगमन एवं आगमन प्रणालियों की पूरकता। दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। पूरक शब्द का मतलब जो पूर्ण करते हैं। एक से काम नहीं चल सकता, दोनों रहेंगे तभी पूर्णता को प्राप्त होंगे। इसे हम पूरक शब्द कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए हमें दोनों प्रणालियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए एक हेडिंग बनती है, निगमन एवं आगमन प्रणालियों की पूरकता। दोनों प्रणालियों के गुण एवं दोषों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों प्रणालियां एक दूसरे की पूरक हैं या सहयोगी हैं। जैसे जिस प्रकार चलने के लिए दाएं या बाएं दोनों पैर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी एक पैर से हम नहीं चल सकते, उसी प्रकार अर्थशास्त्र को समझने के लिए भी आगमन एवं निगमन दोनों प्रकार की प्रणालियों की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए अर्थशास्त्री मार्शल ने भी कहा है कि दोनों प्रणालियों को पूरक बताते हुए कहा है कि एक विधि द्वारा निष्कर्षों की सत्यता को जांचने के लिए दूसरी विधि का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। एक विधि द्वारा अगर हम किसी निष्कर्ष की या किसी अर्थशास्त्र के सिद्धांत की सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो दूसरी विधि का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। किसी एक विधि से हम सत्यता की जांच नहीं कर सकते, दोनों विधि आवश्यक हैं, ये मार्शल ने कहा है। इसके बाद एरिक रॉल अर्थशास्त्री ने भी ये कहा है कि निगमन और आगमन प्रणाली का आपस में संबंध है। किसी एक विधि से हम किसी सिद्धांत को नहीं समझ सकते। इसके बाद अर्थशास्त्री मूलर ने कहा है कि जैसे कपड़ा काटने के लिए कैंची के एक फल से काम नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन किसी एक प्रणाली से नहीं हो सकता, ये मूलर ने कहा है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए दोनों प्रणालियां एक दूसरे की पूरक हैं। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर था अर्थशास्त्र में, जिसमें हमने ये सीखा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन सी प्रणाली को अपनाया जाए। तो इसमें दो प्रणालियां हैं, आगमन एवं निगमन विधि, और दोनों विधियों को हमने सटीकता से समझा कि इसका मतलब क्या होता है, और दोनों विधियां अध्ययन करना आवश्यक हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों की सहायता से ही हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। और ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें यदि कोई जानकारी आपको चाहिए या कहीं पे कुछ समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
नमस्कार।